हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, इंडियन रिवर। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पहले हम लोग दोस्तों भारत के नदियों को दो भागों में बांट लेंगे। एक तो हो जाएगा हमारा जो है हिमालय की नदियाँ, और दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीप की नदियाँ। तो हम लोग इस बार पहले तो देख लेते हैं हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ में हम लोग देखेंगे सबसे पहली जो नदी हमारी है वो है सिंधु नदी तंत्र। दोस्तों सिंधु नदी का नाम आपने सुना होगा, ये वही सिंधु नदी है जिसके किनारे बसा हुआ था सिंधु सभ्यता। दोस्तों भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे आप लोग तो एक चीज़ पाएंगे कि हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता हुआ करती थी। ये सिंधु सभ्यता इसी नदी के किनारे हुआ करती थी जो कि था सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, इसी किनारे हुआ करता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला है अपना सिंधु नदी, जो कि यहाँ लद्दाख से हो करके पाकिस्तान में सीधे जा करके और फिर ये चली जाती है अरब सागर में। ठीक है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। यहीं पे अपना था सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता में हमारे जो भारतीय संस्कृति में है सिंधु सभ्यता सबसे पुराना सिंधु सभ्यता होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे इन्होंने क्या कहा है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहे हैं ट्रांस हिमालय से ओरिजिन होती है। कहाँ से निकलती है? ट्रांस हिमालय से। ये अपनी जो सिंधु नदी है ये निकलती है ट्रांस हिमालय से। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पे आगे जो मेन पॉइंट है दोस्तों, इसमें ये बताया गया है आपको कि जो अब नेक्स्ट नदी आएगी वो, उसमें एक चीज़ देखेंगे, ये भारत से होकर के ये बहती थी। अब ये इसका हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं सिंधु नदी का। तो इसका उद्गम जो है यानी सोर्स जहाँ से निकलती है वो है बोखरचू ग्लेशियर। ये जो है पड़ता है मानसरोवर लेक के पास तिब्बत में, चाइना वाले भाग में पड़ता है ये। ठीक है, तो ये जहाँ से निकलती है नदी, और इसकी जो लंबाई है टोटली दोस्तों ये हो जाता है अपना 2880 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2880 किलोमीटर। और इंडिया में कितना बहता है? तो 1114 किलोमीटर ये इंडिया में प्रवाहित होती है सिंधु नदी। अब तिब्बत और इंडिया और पाकिस्तान में बहती है, तीन जगह होती है। जो चाइना के कब्जे में है तिब्बत, वहाँ से निकल करके फिर इंडिया में आती है, और इंडिया से बाहर निकल करके और फिर पहुँच जाती है पाकिस्तान में। तो यही नदी जो है जा करके अरब सागर में गिरती है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं दूसरी जो अपनी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। आपने सिंधु नदी देख ही लिया था, अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपने सिंधु नदी देखा होगा, ये वाला। ठीक है, ये अपना सिंधु नदी है, जो आप रेड कलर का देख रहे हैं सिंधु नदी है। ठीक, यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच से होकर के ये बहती है यहाँ पे। ठीक है, ये इसे देख सकते हैं, ये ऐसे ये निकल करके इधर भारत का पार्ट है और ये जो है तिब्बत का पार्ट है। कह रहा है इंडिया में देमचौक स्थान से इंटर करती है ये। ठीक, इंटर करती है। उसके बाद क्या होता है, लद्दाख में लद्दाख रेंज से जास्कर रेंज के बीच बहती है। आगे क्या होता है कि लेह शहर, जो लेह शहर है दोस्तों, ये वहीं पे उसी के किनारे से होकर के जाती है। लेह शहर के किनारे, लेह शहर जो है इसी किनारे जो है। अब होता क्या है कि यहाँ पे आता है स्वेक रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरी माने इसकी जो सहायक नदी वो स्वेक नदी हो जाती है। ठीक, पीओके में जा कर के वो नदी इससे मिलती है। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है गिलगिट के पास इंडस रिवर जॉर्ज यानी महाखंड का निर्माण करती है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है चेलस स्थान से पाकिस्तान में इंटर करती है। ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये पाकिस्तान पे यहाँ से इंटर कर जाती है, अभी तक ये भारत में बहती थी। ये है वो जगह जिसका ये निर्माण कर लेती है। गिलगिट के पास में इंडस रिवर जो है जॉर्ज का यानी महाखंड का निर्माण करती है, और ये चीलस स्थान से जो है पाकिस्तान में इंटर करती है। आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखिएगा कि जो ये नदी थी अपनी सिंधु नदी, ये यहाँ अरब सागर में पहुँच चुकी है। ठीक है, ये अरब सागर में पूरी बहती है। यहाँ पे इमेज में आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये है अपना, ये है सिंधु नदी। ठीक है, अब कह रहा है कि ये एरिया का जो है पूरा का नाम पे गुमाल कुछ इम्पोर्टेंट इंडस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब इसके जो है कौन कौन सहायक नदी हैं ये इस वीडियो में आपको दिखाई, इसके 5 जो है इम्पोर्टेंट नदियों का नाम दिया जाएगा। जैसे झेलम नदी है, चेनाब नदी है, तीसरा जो है रावी नदी है, चौथा है व्यास नदी, और जो है पांचवा सतलज नदी। ठीक है, ये यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये अपना हो जाता है झेलम नदी। यहाँ पे हो जाएगा झेलम नदी। ये झेलम नदी निकलती है
ये इसकी लास्ट में ये जा करके यहीं पे मिल जाती है सिंधु नदी से। ये जो दूसरा ये चेनाब नदी है। तीसरा यहाँ पे देखिएगा रावी नदी आती है, ये व्यास नदी आती है और नीचे से जाती है सतलज नदी। ये जा करके धीरे धीरे सब लोग सतलज नदी के साथ से और वहाँ पे अरब सागर में इसके पाकिस्तान में जा करके मिल जाती है। इसीलिए इस एरिया को दोस्तों पंजाब एरिया कहा जाता है। ठीक, अब ये पाकिस्तान में भी पंजाब है और भारत में भी पंजाब है। आगे हम लोग देखते हैं तो झेलम नदी रिवर। अब झेलम नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो जो झेलम नदी है ये कश्मीर वैली में निकलती है। ठीक है, वेरिंग स्प्रिंग से निकलती है। इसका मुहाना जो है पाकिस्तान में जंग के निकट चेनाब में मिल जाता है। ठीक, सहायक नदी इसका देखा जाए तो कृष्ण गंगा नदी जो है इसकी सहायक नदी है और श्रीनगर और वुलर लेक से बहती है। ये वुलर झील आपने सुना ही होगा। इसे बिस्ता नाम से भी जाना जाता है। जो ये नदी है झेलम, इसको बिस्ता नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये अपना चेनाब नदी, ये वाली चेनाब नदी हो जाती है और यहाँ जो है तांडी से ये निकलती है नीचे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों चेनाब नदी। चेनाब नदी जो है इसका उद्गम स्थल, चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे पड़ जाएगा? तो चेनाब नदी का उद्गम स्थल जो है वो हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रे के पास में है। ठीक है, यही बाड़ा लाचा दर्रा है, इसी के पास चेनाब नदी जो है यहीं से निकलती है। अब आगे जो है इसका मुहाना जो है पाकिस्तान में है। इसको इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी में, ये सिंधु नदी की भी सहायक नदी बन जाती है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है झेलम, रावी और सतलज। ठीक है, अब आगे जो है मुर्शिदाबाद नीरू रिवर इसके जो है सहायक नदी। इंडस की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है अपनी चेनाब नदी होती है। हिमाचल प्रदेश में चंद्र नदी जो है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में चंद्रा नदी और भागा नदी जो है टांडी में स्थान पर मिलते हैं, तब यह चंद्रभागा या चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। फिर ये जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो नदी थी अपनी यहाँ पे, ठीक है, ये झेलम नदी थी ऐसे और ये अपना चेनाब नदी है। यही नदी आगे बढ़ती है, इसके जस्ट नीचे आ जाती है रावी नदी। तो ये हिमाचल और पंजाब में जो है बहती, पहले यहाँ से जो है चेनाब नदी हिमाचल से निकलती है और फिर पंजाब होकर के ये नीचे चली जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जाकर के सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है सिंधु नदी की। तो 5 नदी यहाँ पे बहती है, ऊपर सिंधु नदी, फिर झेलम नदी, फिर चेनाब नदी, ये अपना सिंधु है, ये झेलम नदी और यहाँ पे चेनाब नदी और रावी नदी। ठीक है, एक व्यास नदी भी इसमें है, याद रखिएगा। ठीक, फिर आता है रावी नदी। रावी नदी जो है इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी पे है। कौन से पहाड़ी पे हो जाएगा? कुल्लू पहाड़ियों पर है। ये कुल्लू पहाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा, ये कुल्लू पहाड़ी में ये स्थित है। ये और रोहतांग दर्रे से निकलती है। कौन से नदी से निकल जाएगा? आपसे पूछा जा सकता है कि रावी नदी जो है कौन से दर्रे से निकलती है, तो रोहतांग दर्रा, याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा से निकलती है अपनी रावी नदी। उसके बाद इसका मुहाना जो है दोस्तों ये है पाकिस्तान में। इसका मुहाना कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान में जा कर के और चेनाब नदी में ये मिल जाती है। चेनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो उसी से ये जा कर के मिल जाती है। अब इसकी सहायक नदी कौन सा है? तो सियूल रिवर जो है इसकी सहायक नदी है। यह नदी पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण पूर्वी भाग एवं धौलाधर श्रेणी के मध्य होकर बहती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये पॉइंट दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस बात को भी आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये पॉइंट छूट जाएगा तो फिर एग्ज़ाम में दिक्कत देगी। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो अपना यहाँ पे ये था रावी नदी। इस रावी नदी का जो मुहाना था यहाँ पे अब तक हम लोगों ने देख लिया है। यह नदी पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण पूर्वी भाग एवं धौलाधर श्रेणी के मध्य होकर बहती है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पे बहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह नदी पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण पूर्वी भाग एवं धौलाधर श्रेणी के मध्य होकर बहती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वाली अपनी नदी थी, ये थी अपनी सिंधु नदी। ठीक है, ये सिंधु नदी थी। ये वाला नदी आप देख सकते हैं, ये झेलम नदी है। ये जो बीच में आपको ये कलर दिख रहा है, ये है चेनाब नदी, ये ब्यास नदी और
रवि नदी है, और इसके जस्ट नीचे आ जाती है सतलज नदी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ये 5 नदी का एरिया है, इसीलिए इस पार्ट को पंजाब कहा जाता है। और ये पाँचों नदियाँ जा करके पाकिस्तान में मिल जाती हैं। ठीक है, और पाकिस्तान से होकर के और कहाँ बहती हैं लोग, तो ये अरब सागर में गिरती हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत के पश्चिम साइड में अरब सागर है, पाकिस्तान के नीचे हिमाचल प्रदेश में पंजाब में नदियाँ बहती हैं। अब कहता है सतलज रिवर और सतलज नदी। तो सतलज नदी में एक चीज़ और देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये मानसरोवर से नदी निकलती थी। मानसरोवर से निकलने के बाद जो है ये राकस ताल तिब्बत में मानसरोवर के लेक से निकल करके राकस ताल से निकलती है। मुहाना इसका पाकिस्तान में जा करके चेनाब नदी में मिल जाता है। सहायक नदी में इसका ब्यास है। और सतलज जो नदी है ये हिमाचल प्रदेश में सिपकिला पास यानी सिपकिला दर्रा से जो है ये निकल करके आगे बढ़ती है। अब इस भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना इसी नदी पर है, जिसको नांगल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, यानी भाखड़ नागल परियोजना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाखड़ नागल परियोजना जो है ये कौन से नदी पे है। ठीक है, और हमेशा ये एग्जाम में आता भी है कि भाखड़ नागल परियोजना कौन से नदी पर है, और ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर सतलज नदी पर स्थित है। ये तो ये याद रखना आपको कि पंजाब और हिमाचल बॉर्डर पर सतलज नदी पर स्थित है ये। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये अपना ये सतलज नदी था, यहाँ पे सतलज जो पंजाब, यहीं पे अपना जो है भाखड़ नागल बांध है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब ब्यास रिवर कहाँ पे है, या बिप्सा रिवर, इसका ब्यास नदी भी नाम है और बिप्सा भी नाम है। तो इसका जो उद्गम है ये निकलती कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से ये निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास में ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड से जो है ये अपना नदी ब्यास निकलता है, इसीलिए इसका नाम ब्यास भी रखा गया है। इसका मुहाना जो है हरिके है, हरिके एक बैराज है जो कि पंजाब में पड़ता है, नामक जगह पर सतलज नदी में मिल जाती है ये। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कि इसका मुहाना हरिके बैराज के पास है जो कि पंजाब में पड़ता है, पंजाब नामक जगह पर सतलज नदी में मिल जाती है। और मंडी जो है मंडी और कुल्लू इसी नदी के किनारे बसे हैं, और पोंग डैम भी इसी नदी पर बना हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी कैनाल यानी इंदिरा गांधी नहर, ये पड़ेगा राजस्थान में। अब कह रहा है नहर सतलज और ब्यास नदी के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकलती है। ठीक है, यह नहर पंजाब व राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है, और नहर की लंबाई 470 किलोमीटर है। पहले इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे बहती है दोस्तों, तो ये याद रखना आप लोग, राजस्थान में बहती है नदी है, जो राजस्थान में बहती है, और राजस्थान को ये काफ़ी जलापूर्ति करती है और पंजाब को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये अपना है इंदिरा गांधी नहर, ये ऊपर से यहाँ से ऐसे ये निकल करके आई हुई है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, नहीं ये पूरा राजस्थान एरिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका नाम राजस्थान राज्य का नाम तो यही जो है इंदिरा गांधी नहर है, जो कि 1984 में इसको इंदिरा गांधी नहर का नाम दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं सिंधु जल समझौता 1960। दोस्तों जो सिंधु नदी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये सिंधु नदी है ये वाली, ये सिंधु नदी जल समझौता भी हुआ था, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ तिब्बत से निकलती है और भारत में यहाँ तक के ये भारत एरिया में बहती है और फिर पाकिस्तान में बहने लगती है। तो इन जो 1960 के दशक में जो है भारत और पाकिस्तान में एक समझौता हुआ था, उसी को सिंधु जल समझौता कहा जाता है, जो कि कितने सन में हुआ था, ये हुआ था अपना ये 1960। तो 1960 में इसे इंडस वाटर टेरिटरी के नाम से भी जाना जाता है। अब कह रहा है इंडस वाटर टेरिटरी 1960। अब इसको आप देख सकते हैं, एक तरफ भारत है एक तरफ पाकिस्तान। अब कह रहा है सिंधु जल संधि नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। ठीक, इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और आगे देखते हैं इसके बारे में हम लोग। अब इस समझौता के बाद होता क्या है, तो जो इंडस जो ये सिंधु नदी है दोस्तों, सिंधु नदी और इसके साथ ही सिंधु नदी के साथ झेलम और चेनाब नदी का 80% पानी जो है कौन लेगा, पाकिस्तान। यहाँ पे आप पाकिस्तान का झंडा देख सकते हैं। ये पाकिस्तान जब समझौता हो गया 1960 में, तो कहा गया कि जो सिंधु नदी है, झेलम नदी और चेनाब नदी, इन तीनों नदियों का पानी जो है 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान और 20% पानी कौन ले लेगा, भारत। यहाँ पे आप तीनों नदी देख सकते हैं, यह है सिंधु नदी, यह झेलम नदी और यह है अपना चेनाब नदी। अब नीचे हुआ रावी नदी, ब्यास और सतलज, इस तीनों नदी का पानी जो है भारत यूज़ करेगा कितना प्रतिशत, 80%, और 20% पानी कौन लेगा, तो ये लेगा पाकिस्तान। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत को 3 पूर्वी नदियों पर नियंत्रण मिल गया, जो है रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी, और इसका 80% पानी भारत को यूज़ करने के लिए भी कहा गया। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को भी 3 पश्चिमी नदियों पर नियंत्रण मिल गया, जो है इंडस और झेलम और चेनाब नदी, इसका 80% पानी कौन यूज़ करता है, पाकिस्तान।
अब हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र, गंगा यानी कि गंगा रिवर सिस्टम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो ये जो है उत्तराखंड का एक गंगोत्री जगह है जो कि काशी ज़िला में पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, ये काशी ज़िला में है। तो यहीं से अपना गंगा नदी निकलती है ऐसे ऐसे होकर के, ऐसे फिर यहाँ पे कई धाराओं में बढ़ करके और फिर कहाँ मिल जाती है, ये पश्चिम बंगाल में जा करके मिल जाती है। और टोटल ये लंबा कितना है नदी, तो 2525 किलोमीटर लंबी ये नदी है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसे जो है पवित्र नदी या गंगा माँ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब गंगा नदी में कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है, तो ये भी आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए ये धौली गंगा मिलती है। यहाँ पे ऊपर जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये धौली गंगा, ठीक है, यहाँ पे धौली गंगा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि ये धौली गंगा, इधर धौली गंगा मिलती है। और धौली गंगा से आकर के जोशीमठ, जो जोशीमठ है वो यहाँ पे है। फिर है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ यहाँ पे स्थित है और यहाँ से नदी निकलती है। फिर पीर पंडार, ये जो है पिंडार नदी है जो यहाँ आकर के मिलती है करण प्रयाग में, ठीक। अब एक नदी और है जिसका नाम है मंदाकिनी, ये नदी आकर के मिलती है रुद्रप्रयाग में। फिर रुद्रप्रयाग से जो है अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और इस साइड में दाहिने साइड से आती है अपनी भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी जो है आकर के और कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। और जैसे ही ये देवप्रयाग में मिलती है फिर इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। अब गंगा नदी फिर आगे बढ़ती है और बहते हुए आती है ऋषिकेश, हरिद्वार, इसी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि जो गंगा नदी है, इसकी गंगा नदी तल भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक। और भागीरथी नदी गंगोत्री हेमनद के पास गोमुख स्थान से निकलती है ये नदी। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास से जो है निकलती है और जो संतोपंथ ग्लेशियर में से, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अलकनंदा नदी जो है बद्रीनाथ के पास संतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं और वहाँ से ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ये बात आपसे पूछेगा कि जो ये देवप्रयाग है यहाँ पे कौन कौन नदी मिलती है, तो पहला है अलकनंदा नदी, दूसरा कौन मिलता है, तो ये भागीरथी नदी। और जब यही दोनों नदी मिल जाती हैं तब इन नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी, ठीक है। इमेज में देख सकते हैं आप। अब हम लोग देख लेते हैं गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में आती है। तो सबसे पहले कहाँ निकलती है, बाहर पहाड़ों से, तो ये निकलती है हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों से बाहर, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि 5 प्रयाग कौन कौन है। तो पहला है विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग जो पहला जो विष्णु प्रयाग है ये किससे बना हुआ है, तो विष्णु प्रयाग दोस्तों अलकनंदा नदी में धौली गंगा नदी मिलती है, इसीलिए इसको विष्णु प्रयाग कहा गया है। दूसरा अपना है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग नदी जो है ये कहाँ पे, नंद प्रयाग कैसे बनता है, तो अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी मिलती है, इसीलिए इसे नंद प्रयाग कहा गया। आगे है कर्ण प्रयाग। तो दोस्तों जो कर्ण प्रयाग है ये अलकनंदा नदी में पिंडार गंगा मिलती है, इसीलिए इसको कर्ण प्रयाग कहा गया है। अभी 2 प्रयाग अपने और हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है यह अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी मिलती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है रुद्रप्रयाग। फिर आता है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग जो है इसमें अलकनंदा नदी में भागीरथी मिलती है, इसीलिए इसको देवप्रयाग कहा गया है। अब आगे देखो जो यमुना नदी है ये यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलेगी, यमुनोत्री से। जो भागीरथी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये गंगोत्री से निकलती है, यही मेन वर्जन गंगा का माना जाता है। फिर आता है केदारनाथ। केदारनाथ मंदाकिनी जो है केदारनाथ के पास से निकलती है। और फिर आता है अपना बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है और धौली गंगा इधर से आती है। तो जो अलकनंदा नदी है और धौली गंगा नदी है, यहीं पे है विष्णु प्रयाग। फिर ये नदी आगे बढ़ती है और यहाँ से आता है नंद प्रयाग। ये मंदाकिनी जो है आकर के मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। कौन से, अलकनंदा नदी से मिलती है, इसीलिए यहाँ पे आ जाता है नंद प्रयाग। फिर यही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पे अलकनंदा नदी में कौन आकर के मिलता है, पिंडार गंगा। तो पिंडार गंगा मिलती है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे रखा गया है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के आगे फिर अलकनंदा बढ़ती है तो यहाँ पे आती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी बह करके आकर के मिलती है, तो इस जगह को कह दिया गया रुद्रप्रयाग। और फिर आगे क्या होता है कि अलकनंदा नदी और ये भागीरथी दोनों आकर के मिलती हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया, देवप्रयाग। तो ये चीज़ आपको याद रखना है बाबू कि इसको फिर जो भागीरथी नदी है अलकनंदा, इस वाले जगह को देवप्रयाग कहा जाता है, ठीक है। और फाइनली इसका नाम जो है हो जाता है देवप्रयाग। और देवप्रयाग से जैसे ही गंगा आगे निकलती है हरिद्वार के आगे मैदानों में, फिर इसका नाम हो जाता है गंगा नदी, ठीक। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गंगा नदी है इसके पास में कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो जो पहला वाला है यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जो पहला है ऋषिकेश, उसके बाद देवप्रयाग, हरिद्वार, आगे बढ़ती है तो कानपुर, फिर उससे आगे आती है तो प्रयागराज, उससे भी और आगे आती है तो यहाँ पे बनारस, फिर उससे आगे निकलती है तो पटना, फिर यहाँ जाती है तो कलकत्ता और इसके बाद ही सीधे अरब सागर में गिर जाती है। अब ये कितने राज्यों से निकलती है, तो पहला तो यहाँ उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और फिर आकर के ये बहती है बिहार में, फिर आकर के बहती है ये अपने
यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, और फिर पश्चिम बंगाल होते हुए ये नदी नीचे गिर जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। प्लस एक चीज़ आगे इसमें आप देख सकते हैं, ये पूरे शहर का नाम दिया हुआ है कि कौन सा नदी कौन कौन सा शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसमें जो है हरिद्वार, प्रयागराज, कानपुर, बनारस, पटना, बक्सर, बेगूसराय, भागलपुर, साहेबगंज, ये सब नदियां हैं। आप यहाँ बगल में देख सकते हैं भारत के मैप में कि जो गंगा नदी है इसमें कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो गंगा नदी है, जब यहाँ से निकलती है गंगा नदी, यहाँ से ऐसे गंगा नदी आती है, तो इसी में कुछ दूर आ करके ये गंगा नदी ये यहाँ से आएगी बंदरपूछ, फिर आती है इंदौर से निकल के चंबल नदी, आगे बढ़ती है यमुना के नाम से, फिर इससे मिलती है भोपाल से आकर के बेतवा नदी, फिर जो है यमुना नदी आगे बढ़ती है और प्रयागराज में आकर के मिल जाती है। इसी जगह पे संगम मनाया जाता है, कुंभ मेला होता है, ठीक है। प्रयागराज यहीं पे गंगा जमुना सरस्वती का मिलन भी होता है। फिर आगे बह करके ये लखनऊ से होकर के आती है गोमती नदी, ठीक, गोमती नदी, फिर आती है घाघरा नदी, इसी का नाम है सरयू नदी, और अमरकांटक से निकल करके आती है सोन नदी। फिर आप देखेंगे कि जो बिहार वाला क्षेत्र है यहाँ से निकलती है कोसी नदी, कोसी नदी, इसके फिर नीचे आप आएंगे तो दामोदर नदी और फरक्का नदी दोनों यहाँ पे मिलती हैं। फिर ये नीचे आकर के पश्चिम बंगाल होकर बांग्लादेश में निकल जाती है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र, माने कौन कौन से राज्य में बहती है। तो पहला है उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड में कितना दूरी तय करती है, 310 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबा ये बहती है, 1140 किलोमीटर। बिहार में ये 455 किलोमीटर बहती है। झारखंड में जो है 520 किलोमीटर, और वेस्ट बंगाल सबसे कम, यानी कि ये सबसे कम बहती है पश्चिम बंगाल में। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के फरक्का में गंगा से हुगली नदी का उद्गम होता है। फरक्का के पास हुगली नदी गंगा में से निकलती है, और कलकत्ता शहर हुगली के किनारे बसा हुआ है। अब जो कलकत्ता ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और ये कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर बांग्लादेश में पद्मा यानी गंगा नदी और जमुना, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा जो है मेघाना रिवर, चंद्रपुर जिला बांग्लादेश में मिलती हैं, आपस में ये लोग मिल जाती हैं, ठीक। और यहीं पे दोस्तों गंगा नदी जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ये भी याद रखना। भारत और बांग्लादेश विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। आप देख सकते हैं ये जो है गंगा जो है ये पूरा एरिया है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का है। और जो हरा हरा आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा पौधे लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हैं। यहीं पे बंगाल टाइगर भी रहता है, ये बंगाल की खाड़ी में ही पड़ता है, ठीक है। तो जो हरा वाला भाग है ये पूरा का पूरा एकदम सुंदरबन डेल्टा का ही एरिया है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दाहिने ओर से आकर के मिलने वाली नदी वो कौन कौन सी हैं, और बाएं से कौन कौन सी नदी मिलती हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं पहले कि दाईं ओर से मिलने वाली नदी। तो दाहिने ओर से जो नदी मिलती है उसका नाम है यमुना नदी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह है पहले यमुना नदी, ठीक है, जो गंगा में कहाँ मिलती है, प्रयागराज के पास यहाँ पे। फिर आता है बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ है, ये है बेतवा नदी, जो करके आती है यमुना में मिलती है। और फिर उसके बाद आता है केन नदी। तो केन नदी भी किससे मिल जाता है, ये मिल जाती है अपना यमुना नदी से। ये वाला है बेतवा, और एक है केन नदी, तो जा करके यमुना से मिलती है। फिर टोंस नदी भी इसी से मिलती है, यमुना नदी जो है जा करके टोंस नदी मिलती है गंगा नदी में। फिर है सोन नदी। तो सोन नदी ये आप देख सकते हैं जो कि गंगा नदी से मिलती है। सहायक नदी में केवल यमुना नदी ही हिमालय से निकलती है, बाकी जो यमुना नदी यही हिमालय से निकल कर आती है, बाकी सब इसकी छोटे छोटे सहायक नदी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जो यमुना नदी है, ये यमुना नदी प्लस चंबल नदी जो है इटावा में मिलती हैं। यमुना नदी और बेतवा जो हमीरपुर में मिलती है, और यमुना नदी और केन नदी ये बांदा में मिल जाता है, जा करके बांदा जिला में। और यमुना नदी और केन नदी प्रयागराज के पास मिलती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये बनास नदी आपको दिख रहा होगा, ये पूरी जो है छोटी छोटी नदियों का समूह है। चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और सदन और केन नदी, ये गंगा नदी के जो है सहायक नदी हैं। तो याद रखना। बाएं ओर से मिलने वाली नदी, अब बाएं ओर से कौन कौन मिलती है ये देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बाएं साइड से मिलती है गंगा में वो कौन कौन सी नदी। तो पहला है रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानदी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आप कोई एक एक नदियाँ मिलेंगी, ठीक। पहले हम लोग देख लेते हैं, ये गंगा नदी अपनी यही वाली है, तो ये याद रखना। अब ये जो है दूसरी रामगंगा नदी है। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे है गोमती नदी। फिर आता है घाघरा नदी, तो यह है अपना घाघरा नदी, इसी का नाम सरयू नदी हो जाता है। इसी के किनारे अयोध्या बसा है, और गोमती के किनारे जो है लखनऊ बसा है। फिर अपना हो जाता है गंडक नदी, ठीक, बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार से होकर के बहती है, नेपाल के पास से निकल के आती है। फिर आता है कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी ये बिहार में ही मिलता है गंगा नदी से, तो याद रखना है। फिर है महानंदा नदी, ये भी जो है यहाँ पे है महानंदा नदी, ये निकल करके आती है ये इससे, ठीक। तो याद रखिएगा ये चीज़। आगे हम लोग देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, अभी तक गंगा नदी तंत्र देखे थे हम लोग, अब ब्रह्मपुत्र नदी देखेंगे। तो ये जो नीला वाला आपको दिख रहा है ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। नामचा बर्रा चोटी यहाँ से होकर के बहती है। टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर है। और ये निकलती कहाँ है, तो ये जो है चाइना में इसे सामपांगो नदी कहा जाता है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। अब होता क्या है कि उद्गम इसका जो है चेमांगयुंग डुंग यानी हिमनद से होती है। ये तिब्बत के पास मानसरोवर लेक के पास होता है। और इसका मुहाना जो है बांग्लादेश में है, पद्माक से, मतलब आकर के गंगा नदी में भी ये मिल जाती है, ठीक। अब कह रहा है कि नामचा बरवा चोटी से यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश दिहांग और लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में मिलने वाली ट्रिब्यूटरी हैं। आसाम के मैदानी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी नाम से इसे जाना जाता है। मांजुली द्वीप इसी नदी के किनारे है दोस्तों, ठीक है। यह नदी का जो है द्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है मांजुली हो जाता है। आगे है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये जो है मांजुली द्वीप है, ठीक। गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है दोस्तों। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गुवाहाटी है, याद रखिएगा गुवाहाटी के बारे में एक तथ्य, ये गुवाहाटी आपको याद करना है, थोड़ा ये ज़रूरी भी है। ये जो दोस्तों जो ये आपका गुवाहाटी है ये बहुत फेमस जगह है गुवाहाटी। तेजपुर भी फेमस है और डिब्रूगढ़ ये जो है भारत का जो तेल शोध क्षेत्र है, जहाँ पे तेल शोधन होता है ये यहीं पे होता है। आगे देखिएगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम भी हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अन्य नदी वाले नाम में देखेंगे तो जो जमुना इसे साम्पांगो चीन में कहा जाता है, दिहांग इसे अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र इसे असम में कहा जाता है और उसके बाद जो है जमुना नदी से बांग्लादेश में कहा जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र के और नाम भी ये हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो दोस्तों अभी तक हम लोग जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ थी इस साइड में उनको देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरती वो कौन कौन सी नदी है, ठीक। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, यह नदियाँ हिमालय नदी से प्राचीन है, माने कि जो हिमालय से नदी निकलती हैं उससे ज़्यादा पुरानी प्रायद्वीप की नदी हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं ये देखेंगे पहले हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले आते हैं अपना जो पहले नंबर पे आ जाता है महानदी, ठीक। महानदी अपना कहाँ पे हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं आप महानदी, ठीक है। ऐसे आ करके और ये बंगाल के खाड़ी में मिलती महानदी। इसका उद्गम क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के सिहावा ज़िले से। मुहाना इसका उड़ीसा में है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कटक शहर में डेल्टा बनाती है। और हीराकुंडा बांध जो है, हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो दोस्तों ये महानदी पे ही है। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ठीक। भारत का सबसे लंबा डैम, भारत का सबसे जो लंबा डैम है, भारत का जो सबसे लंबा डैम है ये ट्रिब्यूटरीज शिवनाथ, मांद, हसदेव, ओंग, जोग, टेल, ये सब इसके जो है कई सहायक नदियां हैं जो आप अगल बगल में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये सब जो है इसके सहायक छोटी छोटी नदियां और भी हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना रहेगा। देख सकते हैं गोदावरी नदी, ठीक है, ये लास्ट में आती है गोदावरी नदी। अभी इसके बाद भी कई नदी हैं, तो देखिएगा ये अपना हो जाता है गोदावरी नदी, ठीक है। अब इसमें कई छोटे छोटे नदियाँ मिलती हैं गोदावरी में, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर के निकट है। मुहाना जो है आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में है। यह दक्षिणी गंगा और बूढ़ी गंगा के भी नाम से गोदावरी नदी नाम जानी जाती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होकर के नदी बहती है और आज मुद्री आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी यानी कि 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज नदी हैं जो इसकी सहायक नदी हैं, जैसे पूर्णा, प्रशांत, हिता, इंद्रावती, सबरी, परवारा, मंजीरा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। फिर कृष्णा नदी आ जाता है। उद्गम इसका जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से होता है और इसका मुहाना जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाकर बंगाल के खाड़ी में नदी गिरती है। और कौन कौन से राज्य में बहेगी ये, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से एक नदी बहती है, कृष्णा नदी। अब अपना दूसरा हो जाता है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। और कृष्णा नदी जल विवाद जो है, कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्ण नदी जल विवाद के नाम से समाधान हेतु वर्ष 1969 में कृष्ण जल विवाद न्यायाधिकरण जो है कि स्थापना की गई है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। नदी के क्रम में नेक्स्ट आ जाता है हमारा कावेरी नदी। उद्गम इसका जो है कर्नाटक के कोंडुंगू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। मुहाना इसका तमिलनाडु में माने जा करके तमिलनाडु में मिलती है, गिरती है तमिलनाडु के पास में। और यह जो है तंजवारू जिले से निकल डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है। शिव समुद्रम कावेरी जो है, शिव समुद्रम कावेरी नदी बनाती है, ठीक है। वाटरफॉल, शिव समुद्रम वाटरफॉल कावेरी नदी बनाती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा जो है यह नदी वर्ष भर बहती रहती है। कौन, कावेरी नदी, ठीक। कृष्णा नदी वर्ष भर बहती रहती है। गर्मी में दक्षिण पश्चिम मानसून से इसमें वर्षा हो जाता है और सर्दी में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिएगा ये है अपना कृष्णा नदी, ठीक है। ये
कौन सी नदी हो जाएगी? ये कृष्णा नदी, सॉरी ये कृष्णा नहीं, कावेरी नदी रहेगी, ठीक है। ये कावेरी नदी हो जाएगी, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। जो इसके सहायक नदियाँ हैं ये भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो सहायक नदी इनका भी इमेज लगा दिया। ये टोटल 800 किलोमीटर लंबी नदी है दक्षिण भारत की। अब हम लोग देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी, ये कराची से निकल करके और यहाँ पश्चिम बंगाल के पास उड़ीसा में जो है नीचे जा करके बंगाल के उद्गम जो है रांची के नागरी गाँव से है और मुहाना इसका पश्चिम बंगाल में तलसारी नामक स्थान से बंगाल की खाड़ी में हुंडारू वाटरफॉल जो है स्वर्ण रेखा नदी बनाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा नदी, उद्गम इसका मैकाल पर्वत श्रेणी के समीप अमरकंटक चोटी से निकलती है। मुहाना जो है भड़ोच गुजरात के पास खंभौत की खाड़ी में है और नर्मदा विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में होकर बहती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपना है नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से यहाँ पर गुजरात के पास खंभौत की खाड़ी में गिरती है, ठीक। अब इसमें आप देखेंगे कि नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है और यह नदी मध्य प्रदेश के 87%, महाराष्ट्र के 1.5% और गुजरात के 11.5% राज्य में बहती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात भी ये बनाती है, यहाँ पे देख सकते हैं धुआंधार जलप्रपात भी है, ठीक है। और ये मध्य भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं जो इस लिस्ट में दी गई हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं तापी नदी। उद्गम इसका मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई स्थान से होता है और मुहाना खंभात की खाड़ी में है और यह भी नर्मदा की तरह भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है। काकरा पार और उकाई परियोजना तापी नदी पर ही बनाई गई है, तो ये भी याद रखना। यहाँ पे तापी नदी देखिए 724 किलोमीटर ये बहती है, महाराष्ट्र के पास जो है मध्य प्रदेश से निकल करके आती है ये। नेक्स्ट नदी है अपना माही नदी। उद्गम इसका मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी से होता है और मुहाना खंभात की खाड़ी में है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। और अब हम लोग देख लेते हैं लूनी नदी। उद्गम राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत से होती है और मुहाना गुजरात में कच्छ के रण में ये जा करके विलुप्त हो जाती है, तो ये चीज़ भी याद रखना है यहाँ पे। अब आगे है साबरमती नदी। उद्गम इसका राजस्थान में है, मुहाना गुजरात में ये राजस्थान से निकल करके और खंभौत की खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद शहर जो है साबरमती नदी